नीली क्रांति यहां से विधायक जिला करके छत्तीसगढ़ के रायपुर में भेजने वाला। और जब मैं वहां से एंट्री कर रहा था तो चलने से पहले मालूम हुआ 1000 के आसपास लोग वहां बैठे। हमने कहा चलो भाई, लेकिन जब मैंने इस गेट के अंदर एंट्री किया तो लगा कि मैं जन सैलाब है। और ये जन सैलाब ने आज तय कर लिया है कि परंपरा का विधायक हम बना करके हमारे अपायन जी की झोली में डालने का काम करें। और उससे पहले कई वक्ताओं ने अपनी बात को रखा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बात को रखा। जो छत्तीसगढ़ का दर्द है, जो बस्तर का दर्द है, वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के अंदर दिखाई पड़ता है। तो किस तरह से गरीबी, बेचारी, बेरोजगारी, शिक्षा की बात हर जगह करने का काम करते हैं और हर जगह अपने अधिकार की बात करने का। और कहते भी हैं कि इस प्रदेश के अंदर बाहर से आए हुए लोग अरबपति बन गए। हजारों करोड़ रुपया उनका विदेशों में जमा पड़ा। और लेकिन छत्तीसगढ़ का बेटा दूसरे प्रदेशों में जाके मजदूरी करता। बाहर से आए हुए लोग यहां राजा बन गए, लेकिन यहां का बेटा मजदूरी करता। और यहां के बेटों को शिक्षा नहीं मिलती, यहां के बच्चों को नौकरियां नहीं मिलती। यही सारी चीजें तो बहुजन समाज पार्टी खत्म करना चाहती है इस देश के अंदर। और ये कहना चाहती है कि छत्तीसगढ़ के अंदर अगर लोहा निकाला जाएगा, छत्तीसगढ़ में कोयला निकाला जाएगा, छत्तीसगढ़ में पत्थर निकाला जाएगा, उन माइंस के अंदर ST, ST, OBC को रिजर्वेशन हम देने का काम करेंगे और ताकि उनके बच्चे भी बड़े बड़े खदान के मालिक बन सके, बड़े बड़े खदान के मालिक बन सके, कोयले खदान के मालिक बने, लोहे के खदान के मालिक बने, पत्थर की खदान के मालिक बने। और ये तभी संभव होगा जब बहुजन समाज पार्टी पूरी ताकत के साथ में रायपुर पहुंचने का काम करेगी। और एक एक विधायक आप जिताएंगे, तब जाकर के ये सपना, ये बाबा साहब का सपना, संविधान का सपना छत्तीसगढ़ में पूरा होकर के। और ये बात उधर बैठे हुए लोग जानते हैं, वो दिल्ली में बैठे हुए लोग जानते हैं। उन्हें डर इसी बात का होता है कि कांग्रेस सरकार बना ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीएसपी सरकार न बनाने का, बीएसपी नहीं आनी चाहिए, ये उनको खौफ रहता है। ये आपस में दोनों मिल जाते हैं, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, कहीं कांग्रेस कभी बीजेपी, और आपस में ये सेटलमेंट करते हैं कि हम दोनों तो ठीक हैं, लेकिन गलती से भी बीएसपी नहीं आनी चाहिए। अगर बीएसपी आ गई, ये गरीबों के जो बच्चे हैं, जो मजदूरी करते हैं, ये अपने अधिकार की बात करेंगे, अपने हक की बात करेंगे और ऊंची ऊंची कुर्सी में बैठ के इस देश पर राज करने का काम करेंगे। इसीलिए ये बीजेपी के लोग और कांग्रेस के लोग हमें रोकने का प्रयास करते हैं। और इसीलिए अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि किस तरह से ये दोनों पार्टियां हमारे वोटों को बांटने का काम करती हैं। अभी दाऊराम रत्नाकर जी ने भी आपको चिरैया वाला एक कहानी भी सुनाई, चिरैया वाली कहानी सुनाई कि ओबीसी को लगता है कि मैं उड़ जाऊंगा, तो उड़ता है वापस चला आता है। ऐसे लगता है SC, ST के लोगों को कि मेरे विधायक है वहां बहुत सारे, मेरा गवर्नर बैठा है बहुत सारा, तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि काम नहीं हो रहा है। अगर काम हो रहा होता तो माननीय श्री कांशीराम साहब को बहुजन समाज पार्टी नहीं बनानी पड़ती, क्यों काम नहीं हो रहा। और काम किस बात का? अरे हम मजदूरी नहीं मांग रहे, हम आपसे मजदूरी नहीं मांग रहे, हम 5 किलो राशन भी आपसे नहीं मांग रहे। अरे हम तो इस देश में जो संविधान में हक लिखा है उस हक को मांग रहे हैं, और ये हक हम लेकर के रहेंगे। और आज पूरे देश का नौजवान
पूरे देश के बहुजन समाज के लोग आज जाग चुके हैं और उन लोगों ने ये प्रण कर लिया है कि 2024 में हम इस देश की गद्दी पर बहन जी को बैठा करके रहेंगे सर। और इसलिए जरूरी है कि 2023 का जो चुनाव आपके प्रदेश में होने वाला है और इस प्रदेश के अंदर चुनाव में बहुजन समाज पार्टी बड़ी ताकत बनकर के रायपुर पहुंचनी चाहिए और कम से कम अपने आप में सरकार बना ले। अगर अपने दम पे सरकार ना बना पाए तो बिना बीएसपी की कोई सरकार रायपुर में बननी भी नहीं चाहिए। अगर आप सभी लोगों ने ये काम कर लिया तो मैं दावे के साथ में कहता हूं कि 2024 में इस देश के अंदर, इस देश की गद्दी पर, दिल्ली की गद्दी पर हमारी बहन जी, आप सबकी बहन जी उधर बैठने का काम करेंगे साथियों। और मेरी समझ से यहाँ जितनी मेरी माताएं, जितनी बहनें, जितने युवा, जितने भी लोग आए हुए हैं, ये सबके मन में है दिल्ली की गद्दी पर मेरी काश बहन जी बैठे। है कि नहीं है? इतने लोग चाहते हैं कि बहन जी देश की गद्दी पर बैठे और आप सारे लोग पूरे मन से चाहते हैं कि हमारी बहन जी इस देश की गद्दी पर बैठे। लेकिन देश की गद्दी पर बैठना इतना आसान नहीं है और इतना आसान नहीं है। और इतना आसान होता तो सम्राट अशोक के बाद आज तक इस देश के अंदर कितने साल, सैकड़ों साल हो गए, सैकड़ों साल तक बहुजन समाज के लोग इस देश की गद्दी पर नहीं बैठे। बाबा साहब भी चाहते कि राजनीति में करूं, राजनीति करने के लिए बाबा साहब ने 1935 में इंडियन लेबर पार्टी बनाई, 1942 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया और 30 सितंबर 1956 को बाबा साहब ने घोषणा मुंबई में करी कि हम बहुत जल्दी एक राजनीतिक पार्टी बनाने का काम करें। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि बाबा साहब के कुछ दिन बाद ही बाबा साहब का परिनिर्वाण हो गया और बाद उनके बाद 1 अक्टूबर 1957 में आरटीआई बनाई गई उनके बेटे के द्वारा, यशवंत कमेटी के द्वारा। इसलिए बाबा साहब भी जानते थे कि बिना राजनीति के हमारे समाज का कल्याण नहीं हो सकता, बिना राजनीतिक सत्ता के मेरे समाज को हक अधिकार नहीं मिलने वाले। बाबा साहब ने हम सबको अधिकार दिए, बाबा साहब ने हम सबको संविधान दे दिया और उस संविधान के अंदर शिक्षा का अधिकार, नौकरी का अधिकार, मान सम्मान के साथ में रहने का अधिकार, अपने धर्म को मानने का अधिकार, ये सारे अधिकार बाबा साहब ने संविधान के अंदर दिए। और यहाँ तक बाबा साहब ने संविधान के अंदर ये लिख दिया कि मेरे समाज के ऊपर कोई भी जुर्म, हमारी बहु बेटियों के दबाव उठा करके भी देखना चाहते और ये काम हमने करके भी दिखाया। उत्तर प्रदेश में जब आदरणीय बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी, उस वक्त पूरे प्रदेश के अंदर गुंडा राज था। चारों तरफ हमारे बहु बेटियों की तरफ लोग गंदी नजर से देखते थे, हमारे युवाओं की हत्याएं होती थी, हमारे युवाओं को पीटते थे वो लोग, बेगारी करते थे वो लोग। जब बहन जी सरकार में आई तो बहन जी ने सबसे पहले कहा कि मेरा प्रदेश है, मैं मुख्यमंत्री हूं और मेरे प्रदेश में बाबा साहब की विचारधारा के हिसाब से सरकार चलाने का काम करें। और बाबा साहब ने संविधान को लागू कर दिया और प्रदेश के अंदर एक भी बेटी के साथ में बलात्कार उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ जब तक आदरणीय बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री। बड़े बड़े गुंडे मवालियों को, बड़े बड़े गुंडे मवालियों को, बड़े बड़े राजा महाराजाओं को माया बहन जी ने उठा करके जेल में डालने का, ये ताकत अगर कहीं है, ये ताकत बाबा साहब के संविधान के साथ है। और इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, आप सभी लोग पूरी ताकत के साथ में अपनी सरकार बनाइए। पूरी ताकत के इसमें जब आप सरकार बनाएंगे, जब सरकार बनाएंगे तो आप यहाँ के लोग वंचित नहीं रह जाओगे, बेरोजगारी नहीं होगी, अशिक्षा नहीं होगी, गुलामी नहीं होगी, क्योंकि जब आपकी सरकार होगी तो आप यहाँ के राजा बन जाएंगे, छत्तीसगढ़ के राजा कहलाएंगे, कहीं गरीब नहीं कराएंगे। इसलिए मैं आप सभी लोगों को कहना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर आपका बच्चा करीब करीब, अभी आरटीआई के द्वारा खबर लगी, आरटीआई के द्वारा खबर लगी कि छत्तीसगढ़ के करीब करीब 30 से 40 लाख नौजवान मजदूरी करने के लिए बाहर जाते, 40 लाख नौजवान इस प्रदेश को छोड़